डॉक्टर शिवाशीष सर, हाँ, एक बार उन सर का ऑडियो टेस्ट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सही से? यस सर, आ रही है। ओके। शुरू करते हैं सर। चलिए। हाँ हाँ हाँ। शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 1083 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी अवगत होंगे कि IFPH फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा, तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी के विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज की इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाशीष मुखर्जी सर का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, बैकएक एंड होम्योपैथी। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। डॉक्टर शिवाशीष सर। नमस्कार। शुभ संध्या। धन्यवाद डॉक्टर निशांत और सारा ऑर्गेनाइजर को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज मैं जिस विषय में बात करने वाला हूँ वो है कमर दर्द। आप सभी लोग जानते हैं कि कमर दर्द की शिकायत पीपीटी शेयर बहुत करोगे आम। सर? जी, पीपीटी आ रही है? जी, आ गई आ गई। आ गई ना? ठीक है। चलिए, आज के विषय है कमर दर्द। हम लोग कमर दर्द के बारे में जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं, जितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी सुने हैं। और घर में कोई ना कोई तो जरूर होगा सबका, जो इस कमर दर्द से पीड़ित होंगे। तो अगर देखा जाए ओपीडी में 20 से 30% केसेस आपको मिलेंगे एटलीस्ट, जो कमर दर्द से हमारे क्लिनिक पे आते हैं। हैरानी एक की बात यह है कि अगर आप देखेंगे हर घर में, आप देखेंगे तो कमर दर्द तो किस बुजुर्गों को, सीनियर लोगों को तो है ही है। अभी भी स्कूल जाने वाले बच्चों को भी ये कमर का दर्द होता है। देखा गया है कि इस बीमारी को जैसे हमारे किसानों को हो रही है, उस तरीके से जो हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स है, उनको भी समान तरीके से ये कमर दर्द की बीमारी आ रही है। कमर दर्द यानी आप किसी भी समाज में, आप किसी भी स्तर से हो, हर किसी को ये कमर दर्द पीड़ित कर रहे हैं। पर देखेंगे तो केवल 20 से 30% पेशेंट्स ये कमर दर्द लेके क्लिनिक पे आते हैं। होता है कि कमर दर्द हो रहा है, कमर में हल्का दर्द है, भाई मूव लगा दे, बाम लगा दो, ये कर लो, वो कर लो। अरे ठीक है, थोड़ा बहुत दर्द होता रहता है, करते 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 जब तक ये बढ़ के इतना बुरी हालत ना हो जाए कि सच में कोई दिक्कत पैदा करने लगे, जिससे हम काम नहीं कर पा रहे, रोजाना काम ना कर पाए, इतनी बुरी हालत ना हो जाए, तब तक डॉक्टर के पास ये लोग आते नहीं। और क्या होता है इसकी वजह से, अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो इससे आपकी नुकसान है, आपकी देश को नुकसान है, और सबके लिए देखा जाता है इस हालत पे आ रहे हैं। अब हम लोग के हाथ से भी बहुत सी चीजें इनको स्वस्थ करने की संभावना है, पूरी तरीके से एकदम नॉर्मल पहले जैसे करने की चांसेस भी धीरे धीरे घटते जाते हैं। तो इससे पहले कि हम होम्योपैथिक उपचार में जाए, उससे पहले हम थोड़े बहुत कमर के बारे में जानते हैं, कहाँ ये दर्द होता है, कमर दर्द होता है। तो अगर आप देखेंगे आपके सामने, अगर हम इसकी जॉइंट के एनाटॉमी को थोड़ा देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे जो रीढ़ की हड्डी है, दिक्कत कहाँ हो सकती है। यहाँ तो मान लीजिए, अब सब लोगों को मेरा कर्सर अगर दिख रहा होगा, कर्सर दिख रहा है स्लाइड के ऊपर? तो अगर आप देखेंगे इस डायग्राम में, पहली कहाँ कहाँ हो सकती है, यहाँ देखेंगे जो रीढ़ की जो मेन हड्डी है, यानी द बॉडी और द वर्टिब्रा, वहां पे दिक्कत आ सकती है। क्या हो सकता है वहां पे, मान लीजिए उम्र के साथ साथ ऑस्टियोपोरोसिस या कंप्रेशन फ्रैक्चर आ सकती है। यहाँ आगे देखेंगे, इस तरफ पे देखेंगे रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से में जहाँ पे फैसेट्स कहा जाता है, या पोस्टीरियर फैसेट जॉइंट्स है, जो हम लोग को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, वहां पे भी आ सकते हैं। जैसे कि स्पॉन्डिलाइटिस, या वहां पे जो आते हैं स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी या फैसिल आर्थ्रोपैथी आ सकती है।
इन जो ये रीढ़ की हड्डी मेन जो आप देख रहे हैं वर्टिब्रल डिस्क, उसके बीच में कुशन की तरह रहता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। वहां से क्या आता है, वहां पे आता है डिस्क हर्निएशन, दबाव की वजह से डिस्क जो ये कंप्रेशन, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, ये थोड़ा उस जगह से हिल जाते हैं, हट हट जाते हैं, और ये रीढ़ की हड्डी के अंदर से जाता है हमारे स्पाइनल नर्व, जो सारे बॉडी में धीरे धीरे सप्लाई करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो बंधन है, जो जुड़ते हैं ना, तो इसी के तरफ से जो स्पाइनल नर्व है वही जाके अल्टीमेटली कनेक्ट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को। तो पूरी बॉडी का अपर पार्ट तो चलिए, हेड तो हो गया, हेड के नीचे गर्दन के नीचे से जितने भी पार्ट है वहां पे होता है। कमर के पास पे आए तो यहाँ की जो नर्व सप्लाई है वो कहाँ पे होगी, मेनली आपकी पेल, थोड़ी बहुत एब्डोमिनल विसरस, एब्डोमिनल ऑर्गन्स, मेनली पेल्विक ऑर्गन्स, और आपकी पैर में, दैट इज लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपकी दिक्कत है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर ये मान लीजिए इनकी गैप घट गया, ये कभी जाके नर्व पे अगर असर डाल दिए, तो उससे आता है रेडिक्यूलोपैथी, या और भी एक कॉमन चीज जो हम बार बार मैथमेटिका में पढ़ते हैं कि सायाटिका, ये आ सकते हैं। और हड्डी के साथ साथ उसको स्टेबिलाईज करने के लिए आते हैं लिगामेंट्स, मसल्स, ये सब आते हैं। अगर लिगामेंट है जो स्टेबिलिटी दे रहे, वहां पे फिर स्प्रेन, लोकल पेन आ सकते हैं। और मसल में दिक्कत मतलब वहां पे स्टीफनेस आ सकती है। अगर कमर दर्द की कॉजेज को, कारणों को हम मोटे मोटे दौर पे अगर देखें, इस पे एक तो देखेंगे कि थोड़ी बहुत लेटने की, चलने की, बैठने की पोजीशन की वजह से कुछ मैकेनिकल दिक्कत है, या उबर खुबर रास्ते से आप बाइक चलाते हुए जा रहे हो, हर बार वहां पे जो चोट आ रही है उसके वजह से जो आती है मैकेनिकल प्रॉब्लम, जैसे पोस्चरल प्रॉब्लम आ सकते हैं। नहीं तो वहां पे कुछ इंफ्लेमेटरी प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आइटिस मतलब इंफ्लेमेशन। नहीं तो डीजेनरेटिव प्रॉब्लम, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि स्पॉन्ड, जैसे कि हमारे घुटनों में होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रीढ़ की हड्डी की में भी यहाँ पे डिजेनरेटिव चेंजेस है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस का बीमारी है जिसको हम स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। और नहीं तो ये चोट लगने की वजह से, जैसे हम लोग कह रहे थे कि आप गिर गए, कहीं चोट लग गए, या माइक्रो ट्रॉमा, ये तो मैक्रो ट्रॉमा हो गया, गिर गए कमर के बल, कमर पे चोट लग गई। नहीं तो माइक्रो ट्रॉमा आता है, माइक्रो ट्रॉमा मतलब छोटे 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 ट्रॉमर्स। जैसे कि कहा जाता है कि अगर उम्र के रास्ते में आप जहां ज्यादा चल रहे हैं, बाइक की सस्पेंशन खराब है, या कहीं रेलवे स्पाइन के बारे में जो हम लोग पढ़े हैं, वो क्या होते हैं, बार 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 यहाँ पे जो उबर खबरा से ट्रॉमा होते हैं, माइक्रो ट्रॉमा का भी कारण से ये हो सकता है। तो आपके पास आए, कोई बीमारी लेके आए कि डॉक्टर साहब कमर में दर्द है, तो करना क्या है, देखिए केस टेकिंग तो हम सब लोग करेंगे, पर हम मोटे मोटे कुछ पॉइंट एकदम इसके स्पेसिफिक जानते हैं। केस टेकिंग तो हमें चाहिए, मोटे मोटे में पहली चीज जो हमें पूछना है, खांसने छींकने पे कमर में दर्द आ रहा है, अगर आ रहा है तो संभवतः ये क्या है, यहाँ पे कोई डिस्क हार्निएशन हो सकते हैं। अगर पेशेंट को आप देख रहे हैं कि थोड़ा भी चल वल नहीं पा रहे, थोड़ा चल के अब बाजार तक भी नहीं जा पा रहे, हो सकता है पेशेंट को कैनल स्टेनोसिस हुआ है। हम लोग बस थोड़ी थोड़ी क्लिनिकल आइडिया से ही देखेंगे, बहुत ज्यादा चीजों की डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो सुबह उठ के पेशेंट को क्या हो रहा है कि कमर में स्टीफनेस है, जैसे कि कमर हिला नहीं पा रहे, अगर अटक गए, या अटक गए थोड़ी देर के लिए, तो हो सकते हैं ये स्पॉन्डाइलोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिक चेंजेस के लिए हो। अगर काफी लंबी टाइम के लिए हो रहा है, जैसे 30-40 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, घंटों हो रही है, तो हो सकती है ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। अगर सामने झुकने से पेशेंट को दिक्कत हो रही है, तो हम सोच सकते हैं कि कुछ दिक्कत आपकी डिस्क में है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क में है। और अगर सीधे खड़े रहने में, चलने में, या पीछे की तरफ झुकने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, तो हो सकता है ये आपकी स्पॉन्डाइलोसिस से है। एक चीज और भी दे सकते हैं कि देखा जाता है कि अगर ये ट्यूबरकुलर कारण से हो, टीबी की वजह से हो, बोन टीबी की वजह से हो, या मैलिग्नेंसी की वजह से हो, तो देखा जाता है कि ये दर्द ज्यादातर रात में होता है, इवन आपकी नींद से उठ के पेशेंट बैठ जाता है। तो हो सकता है अगर ये दर्द बहुत ज्यादा रात में आपको नींद से उठा रहा हो, तो इसको एलिमिनेट कर लीजिएगा कि क्या या तो टीबी या मैलिग्नेंसी की संभावना है कि नहीं।
इसमें भी स्टीफनेस या बाकी डिजीज प्रोग्रेस करेंगे तो भी ये रात में दिक्कत आ सकती है, पर रात में टिपिकल रात में ये दिक्कतें ज्यादा, मतलब टीबी मैलिग्नेंसी की चांसेस थोड़ी ज्यादा होती है, देखा गया इस इन चीजों में। अब हमारे पास जब आए पेशेंट, इनकी तो थोड़ी जांच पड़ताल करनी पड़ती है, थोड़ी इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। बहुत चीजें पहले हम हाथ लगाए उससे पहले देख के भी थोड़ा पता चलिए क्या देखना है। पहली बात कमर दर्द की, क्या ये पेशेंट सीधे चल पा रहा है या लंगड़ा रहा है, क्या इसमें फुट ड्रॉप तो नहीं है। अगर फुट ड्रॉप है हो सकता है नर्व अफेक्टेड हो। क्या ये एक तरफ झुक के तो नहीं बैठ रहे या सीधा बैठ रहे, ये देखने की जरूरत है। फिर हम अगर पैल्पेशन करें या फील करने की कोशिश करें, अगर हमें देख रहे हैं कि एक जगह एकदम सेंट्रली टेंडरनेस है, सेंट्रली मतलब रीढ़ की हड्डी के ऊपर अगर टेंडरनेस है, तो दिक्कत हो सकता है रीढ़ की हड्डियों में, जैसे बोनी प्रॉब्लम, जैसे ही कोई फ्रैक्चर हो गया हो, इन्फेक्शन हो सकते हैं, या कभी कभी देखते हैं कि वहां पे स्पॉन्डाइलोटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, जहां पे एकदम सेंट्रली आपको मिलेगा रीढ़ की हड्डी के ऊपर टेंडरनेस। आप हाथ लगाए, छुए या थोड़ा दबाए तो दर्द होगा। अगर देख रहे कि रीढ़ की हड्डी या बीच बराबर नहीं तो साइड में हो सकता है, तो चांसेस आपकी है कि ये शायद आपकी रीढ़ की हड्डी छोड़ के आसपास की जो मसल्स है, मांसपेशियां है, वहां पे स्ट्रेन या स्पैज्म की वजह से हो सकता है। अब आते हैं कुछ स्पेसिफिक टेस्ट में, इनकी थोड़ी बहुत हम लोग इसके आसपास की वीडियोस देख रहे थे, देखते देखते समझते हैं। तो यहाँ हम लोगों के 4 टेस्ट के बारे में बात की है। एक है कि स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट, पैर ऊपर करना, ब्रेगार्ड टेस्ट, जो आपको देखते हैं कि आपकी पैर अब सीधे करने से उस पर कुछ दिक्कत है कि नहीं, पैर की वजह से वो आपकी टो को आपको करना है कि इसमें डॉर्सिफ्लेक्शन करना पड़ता है टो को, और देखना पड़ता है उसमें दर्द है कि नहीं। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि एसएलआर टेस्ट के लिए पहले हम लोग जो देखें ये है एसएलआर टेस्ट। क्या किया गया, पैर को ऊपर कर दिया ना, पैर को क्या क्या किया गया कि घुटनों पे हम लोग नी को नहीं मोड़े, पैर को पूरा एक्सटेंडेड रख के हम लोग धीरे धीरे ऊपर की जा रहे। इससे क्या देखा जाता है कि साइटिक नर्व रूट यानी L4 S1 ये सब सही है कि नहीं। इसके साथ साथ कभी मसल स्पैजम्स का, जैसे पैर की मसल्स है इनमें कोई स्पैजम है कि नहीं, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इसके साथ हम ब्रेगार्ड टेस्ट भी करते हैं, ब्रेगार्ड साइन भी देखते हैं ब्रेगार्ड साइंस कैसा है। तो क्या किया गया, ये जो हम लोग बता रहे थे कि ब्रेगार्ड टेस्ट में पैर को ऊपर करते के बाद वो को डॉर्सीफ्लेक्स किया गया है, और डॉर्सीफ्लेक्स करने के बाद अगर ये दर्द हो रहा है तो संभवतः है कि ये
नर्व इरिटेशन के वजह से ही ये दर्द इनको हो रहा है। आगे आते हैं कि अब ये थर्ड टेस्ट जिसका नाम है फीमोरल स्ट्रेच टेस्ट। तो पेशेंट को इसके लिए पेट के बल लेटाएंगे। अभी तक हम लोगों ने जो दो टेस्ट देखे, पेशेंट को पीठ के बल लेटाया गया था। इसी टेस्ट से हम लोग देखेंगे कि L2 टू L3 L4 इनमें कोई दिक्कत है कि नहीं। नर्व रूट को टेस्ट करने के लिए पहले हम लोगों ने देखे कि L5 और S1 की दिक्कत है कि नहीं, जिससे हम लोग स्ट्रेट लेग रेज और ब्रेगार्ड टेस्ट से कंफर्म किए। उसके बाद हम देखेंगे फीमोरल स्ट्रेच टेस्ट, और अंत में हम लोग जो देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फेबर्स टेस्ट। तो अभी हम लोगों ने जो टेस्ट देखा है उसको कहते हैं कि फ्यूमरल नर्व टेस्ट हम लोगों ने देखे कि फ्यूमरल स्ट्रेच टेस्ट। इससे अंत में जो पार्ट देखे वो फेबर टेस्ट था। अगली पार्ट में हम देखेंगे, पर मेनली क्या किया गया, पेशेंट को पेट के बल लेटाने के बाद धीरे धीरे घुटनों से पैर को मोड़ा गया। इसमें क्या है कि थोड़ी बहुत अगर हम पैर को सीधे सीधे मोड़ के अगर हम कमर की तरफ ला रहे हैं, उल्टी तरफ लाके, तो कभी कभी हो सकता है कि हम लोग थोड़े यहाँ पे थाई पे मसल स्ट्रेच की फीलिंग आ सकती है, स्ट्रेच मसल्स की फीलिंग आ सकते हैं। पर ये ध्यान रखिए कि मसल को थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग हो रहा है तो ये नर्व की दिक्कत नहीं है। नर्व के लिए जो टिपिकल नमनेस, टिंगलिंग, पिंचिंग, बर्निंग जो सेंसेशन है, पैरास्थेशिया जो है, वो न्यूरोलॉजिकल पेन उस पर आना चाहिए। तो फीमोरल स्ट्रेच टेस्ट करने के लिए पेशेंट में ये नहीं देखना है कि क्या ये मसल में थोड़ा बहुत तनाव बन रहा है, मसल्स में तनाव बन सकता है। तो मसल के तनाव के लिए अलग सा फीलिंग है। दूसरी इसके साथ क्या आता है, इसमें जो न्यूरोलॉजिकल पेन है उस तरीके का दर्द होगा। उसको कंफर्म करने के लिए आप इस टेस्ट की जो हम वीडियो दिखाए उसकी लास्ट तरफ हम लोगों ने मेनली एक दूसरी टेस्ट देखी जो हमारी लास्ट टेस्ट रहेगी, फेबर टेस्ट। इसी की नाम में ही सब कुछ दिया हुआ है, फेबर, विच इज यूज एग्रीमेंट। तो ये रहा हम लोगों का फेबर टेस्ट। इसमें क्या गया, नाम से बताया है, इसमें हो रहा है आपकी फ्लेक्शन, इसके साथ साथ एबडक्शन एंड लैटरल रोटेशन। तो आगे बढ़ते हम लोगों ने क्या क्या देखे, याद रखिए। पहले जब आए
कब बढ़ रहा है दर्द, अगर स्टीफनेस है कितनी देर हो रही है, अगर खड़ा रहने से ज्यादा हो रहा है कि बैठ के ज्यादा है, ये जैसे हम लोग लेते हैं द रिजल्ट आफ्टर द लोकेशन, हम लोग सेंसेशन देखते हैं और मोडेलिटीज लेना है। उसके बाद एग्जामिनेशन में पेशेंट जो चल के आ रहे हैं, चलने कैसे चल के आ रहे हैं, क्या पोस्चर है, कुछ स्पेसिफिक पोस्चर है कि नहीं ये देखना है। यहाँ पे और एक स्पेसिफिक कंडीशन के बारे में बताया कि वो एक्सट्रीमली रेयर है, स्पाइना बाइफिस, उसमें मैं बात नहीं कर रहा हूँ। फिर आपको हाथ लगा के पैल्पेट करके देखना है कि टेंडरनेस है कि नहीं। अगर टेंडरनेस है, क्या ये सेंट्रल टेंडरनेस है या पैरास्पाइनल यानी रीढ़ की हड्डी के किसी एक तरफ या दोनों तरफ तनाव है। फिर यहाँ पे हम लोग को आगे चल के इनका देखना क्या है। 4 टेस्ट की हमने बात की है। एक बार सीधे टांग को ऊपर किया गया हिप से स्ट्रेच करते हुए, जिसको कहते हैं स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट। फिर हमने देखा कि ब्रेगार्ड टेस्ट, जो पैर को ऊपर करते हुए फिर आपकी टू को डॉर्सिफ्लेक्शन कर दिया गया है। उसके आगे हो रहा है कि पेशेंट को उल्टा लेटा के हम लोग देख रहे हैं कि फीमोरल स्ट्रेच टेस्ट, जिससे आपकी L2 टू L4 तक की आपकी डिस्क की कोई दिक्कतें हो, जहां पे अपर लंबर पार्टिकुलर डिस्क अफेक्टेड हो, उसके वजह से न्यूरोलॉजिकल रिफर्ड पेन अगर हो तो ये फीमोरल स्ट्रेच टेस्ट से आता है। और फोर्थ है, अगर हम लोग सैक्रोइलियक जॉइंट पैथोलॉजी सस्पेक्ट कर रहे हैं कि है कि नहीं देखने के लिए देखेंगे फेबर्स टेस्ट। तो मोटे मोटे दौर पे हम सब कॉमन चीजों की थोड़ी 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 देर में एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 3-4 चीजें हम लोग बहुत कॉमनली देखते हैं। एक है लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, ज्यादातर देखा जाता है 40 साल के बाद, बेसिकली डीजेनरेटिव दिक्कतें हैं, जहां पे आपकी रीढ़ की हड्डी उसकी उम्र हो रही है जैसे, और उसकी वजह से डीजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। इसमें क्या होगा, एक डल डल पेन विथ स्टीफनेस रहेगा, तनाव बना रहेगा, जो आप आराम से बैठने में आराम मिलेगा, और सीधा खड़ा होकर अगर थोड़ा एक्सटेंड करने जाएंगे बॉडी तो ये दर्द महसूस होगा। क्या हो जाए, रीढ़ की हड्डी धीरे 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 इनमें उम्र के साथ धीरे धीरे ये डिग्रेडेड होते लगे। डिग्रेडेड यानी ये साइड में डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं। तो जब भी आप थोड़े बहुत स्ट्रेच करने जाएंगे, खड़ा होने जाएंगे, तो ये अंदर की नर्व को, नसों को दबाएगा और आपको दर्द महसूस होगा। सेकेंड कंडीशन हम लोगों ने देखे जो है वो डिस्क प्रोलैप्स है, या आपकी प्रोलैप्स ऑफ इंटरवर्टिब्रल डिस्क, दैट इज PIVD। तो अगर डिस्क प्रोलैप्स है, दर्द में आपकी एक एक्यूटनेस रहेगा, और चीजें उठाने जाएंगे, सामने झुकेंगे, तो दर्द आपको बहुत शार्प शूटिंग पेन होगा, क्योंकि यहाँ पे नसों को सीधा सीधा दबाया जा रहा है। पहले हम लोगों ने देखे कि लंबर स्पॉन्डिलोसिस थोड़ा स्टीफनेस ज्यादा रहेगा इसमें, और इसके आगे वाले में स्टीफनेस की जगह यहाँ पे आ रहे शार्प शूटिंग पेन। जैसे आप खांसने छींकने जाओगे, बैठने जाओगे, इससे ज्यादा होगी। लेट जाएंगे या खड़े होने पे दर्द थोड़ा कम होगा। जहां पे आपकी कमर मुड़ी वहां पे दर्द आपकी शुरू। मोटे मोटे करके याद रखिए, कमर सीधा मतलब दर्द कम। अब बैठने जाएंगे तो आपकी कमर के पास आप थोड़ा बहुत मुड़ेगा कमर, तो आपको दर्द होगा। आप कमर सीधे करके आप खड़े हो जाए या आप लेट जाए तो दर्द आपका सही रहे। किसी तरफ साइड होके आप सोएंगे तो दर्द होगा, आप केवल सोएंगे तो दर्द कम रहेगा। थर्ड आता है सायाटिका। बेसिकली ये आपकी क्या हो रहा है, नसों को दब रहा है, साइटिक नर्व दबे जा रहे हैं। और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे थे, एसेला टेस्ट जो हम लोग पहले भी देखे थे, लेगरेज टेस्ट जो हम लोग फर्स्ट टेस्ट जो देखे थे, वो एसेला टेस्ट आप करेंगे तो ये आपको मिलेगा सायाटिका। इसका दर्द होता है कि इलेक्ट्रिक शॉक जैसे, और कमर से नीचे की तरफ रेडिएट हो रहा है। सायाटिक नर्व हम लोग जानते हैं कि कमर से होके नीचे पैर से नीचे जाता है, पैर की तरफ जा रहा है, तो दर्द आपकी कमर में ना होके नीचे या रेफर्ड पेन होगा, रेडिएटिंग पेन रहेगा इसमें। फोर्थ जो कंडीशन है वो है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। आइटिस मतलब इंफ्लेमेशन, ऑटो इम्यून है। अचानक से पता चला, ज्यादातर बहुत देर नहीं है और कम उम्र में भी ये आ जाता है, ज्यादातर 40 से पहले ही आ जाता है, और
जेनेटिक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ा साइड ऑल्टरेशन मिलेगा। आप रेस्ट ले रहे हो, सुबह उठ रहे, सुबह मॉर्निंग स्टिफनेस बहुत मार्क्ड है। हम लोग लंबर स्पॉन्डिलोसिस में भी स्टिफनेस देखे, इसमें थोड़ा बहुत ज्यादा ही स्टिफनेस है। और इसमें क्या है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डाइलोलाइटिस में एक्टिविटी, चलने फिरने थोड़े एक्सरसाइज में आराम मिलेगा। अगर आपको थोड़े बहुत नाचने से कमर में दर्द में आराम मिल रहा है तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। एक आध दवा के बारे में भी आप लोगों के दिमाग में शायद आ रहा होगा, हम लोग दवाओं के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, छोटे 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 पॉइंट पे हम लोग धीरे धीरे आगे जब बढ़ेंगे दवाओं के बारे में तो थेराप्यूटिकली ही सोचेंगे। हम लोग ज्यादा लेबोरेटरी में नहीं जाएंगे क्योंकि सारे बड़े बड़े रूब्रिक्स से हम लोग थोड़ा थेराप्यूटिकली आगे देखेंगे। तो क्लिनिकली आपको मोटे मोटे दौर दौर पे यही ज्यादा मिलते हैं। और भी बीमारियां हैं पर ये आपको मोटे मोटे दौर पे जो कॉमन कॉमन मिलते हैं उसी के बारे में बात। अब आता है सवाल कि ये तो हमें पता चला क्लिनिकली क्या करना है, आगे इसको कंफर्म करना है। कंफर्म करने के लिए सबसे बेहतरीन टेस्ट है, उम्दा टेस्ट है एमआरआई, जिसमें सॉफ्ट टिश्यू, डिस्क, नर्व, कॉर्ड सब कुछ आपको पता चल जाता है। एमआरआई करवा लीजिए। इकट्ठे थोड़ा बहुत महंगा है, यही दिक्कत है, पर इससे आपको दिक्कत क्या है आपको बढ़िया से पता चल जाएगा। अब मान लीजिए एमआरआई की सुविधा नहीं है, करवा नहीं पा रहे, तो अगला ऑप्शन है एक्सरे। एक्सरे में बता दें, एक्सरे में आपको दिखेगा तो चीजें पर थोड़ी एडवांस हो जाए तभी दिखता है। अर्ली स्टेजेस में एक्सरे में आपको पता चलने, इवन डिजिटल एक्सरे में भी अर्ली स्टेजेस में ये चीजें पता करना थोड़ी मुश्किल सी है। अगर आप देखेंगे एक्सरे में जैसे थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हो जाए आपकी जेनेटिक चेंजेस की, ऑस्टियोफाइट्स, स्पेस रिडक्शन, तो आपको मिल जाएगा। अगर यहाँ पे कंप्रेशन फ्रैक्चर है वो भी आपको दिख जाएगा, दिखेगा सभी आपको, ऐसा नहीं। पर इसमें आपको वो क्लैरिटी नहीं मिलेगा, चीजों की अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, फाइनल डिटेल्स आपको नहीं मिल पाएगा, बस पता चलेगा कुछ गड़बड़ है, थोड़ी बहुत ऑस्टियोफाइट्स या ऐसी चीजें आपको मिल जाएगी। पर ये आपको करवाने में खर्चा काफी कम है, कहीं और इससे कहीं गुना महंगा आपको एमआरआई पड़ेगा। अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो आइडिया है कि एमआरआई करवा लीजिए। बाकी इसके साथ साथ और भी कुछ ऑल्टरनेटिव है, ये डायग्नोसिस के नहीं है, यदि ऑल्टरनेटिव नहीं है, पर पेशेंट की अगर हमारे पास आ रहे हैं इसके साथ साथ और भी कुछ हम जांचें करते हैं। जैसे कुछ खून की जांचें, जैसे इंफ्लेमेटरी मार्कर देखते हैं, ईएसआर, सीआरपी इंफ्लेमेटरी मार्कर देखते हैं। HLA-B27 बहुत स्पेसिफिकली हम लोग बता रहे हैं, हम लोग पहले ही बताए थे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जेनेटिकली कैरिड एक इंफ्लेमेटरी कंडीशन है स्पाइंस की, जिसके पीछे HLA-B27 जीन है। तो हम उसके उसके खोज करेंगे एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलोलाइटिस है कि नहीं। और हम लोग, आपको याद होगा हम लोग जब बता रहे थे कि दिक्कत क्या होती है, हम लोगों ने एकदम शुरुआत में बताए थे कि यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस का भी इफेक्ट आता है। तो क्या पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है कि नहीं, क्या हड्डी की कमजोरी की वजह से ये दर्द हो रहा है कि नहीं, उसकी वजह से अगर जो आगे चल के कंप्रेशन फ्रैक्चर हो सकता है, जेनेटिक चेंजेस, आली जेनेटिक चेंजेस हो सकता है, ये सब हो रहा है कि नहीं, इसके लिए हम लोग देख लेंगे विटामिन डी की लेवल, विटामिन डी, ब्लड विटामिन डी लेवल देखेंगे। साथ में हम लोग, बहुत लोग सीरम कैल्शियम भी देखते हैं। तो ये आपके क्या है कि इनके साथ साथ इमेजिंग के साथ साथ एक्सरे एमआरआई के साथ साथ और भी ये दो तीन जांचें हम लोग करवाते हैं, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट की हालत क्या है और उसको मॉनिटर करने में सहायता मिले। ये कभी भी आपको ये याद रखिए, ये आपकी इमेजिंग की रिप्लेसमेंट नहीं है। आपको यहाँ पे ऑल्टरनेटिव्स देख के लग रहा होगा कि इमेजिंग की रिप्लेसमेंट है, तो नहीं है। तो पेशेंट आए, आपको डाउट हुआ, आप एमआरआई की कोशिश करेंगे। एमआरआई का अगर मान लीजिए नहीं, ऑप्शन नहीं है, तभी हम लोग सोचेंगे कि ये एक्सरे के बारे में हम लोग जाएंगे और इसके साथ साथ इमेजिंग के साथ साथ ये ब्लड की जांच, खून की जांचें करवाएंगे जहां पे हम लोग सस्पेक्ट करें। अगर आपके पास कोई
पोस्ट मेनोपॉजल वुमन हो, जिनकी आपकी महीने आना बंद हो गया हो, कोई बुजुर्ग महिला हो, उसके लिए हम हर वक्त सजेस्ट करेंगे कि आप उनकी विटामिन सीरम, विटामिन डी लेवल और कैल्शियम लेवल जरूर चेक करवाएं। बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो बुजुर्ग महिलाओं है तो उनके लिए यही कल्पित है, यही असल असली कारण है, जिसको आप जब तक सही नहीं करेंगे इनका कमर दर्द आपका सही नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो पहले ही हम दवा से पहले, इसमें दवा से भी जरूरी चीज है नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट। जीवन शैली में बदलाव, थोड़ी बहुत चेंजेस, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस, फिजियोथेरेपी, यही सब इनमें सबसे बड़ी काम आते हैं। आपकी दवा तो काम करे, पर दवा से भी जरूरत जो जिंदगी भर करना है, कुछ बेसिक्स नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट। याद रखिएगा, ये बैक एक की जो दिक्कतें है, कमर दर्द की दिक्कतें हैं, एक्यूट के लिए आपकी दवा, आपकी मैनेजमेंट तो है ही, पर अगर क्रॉनिक बैक एक है तो आपकी दवा से भी जरूरी है ये नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि पेशेंट को क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसके बारे में हम लोग हर बार हमारे मन में सवाल आते हैं, कुछ कभी कभी बहुत लोगों के मन में आता है कि क्या कहा जाए, क्योंकि मेडिसिन मैनेजमेंट हम लोग तो होम्योपैथी दवा बेस्ड ऑन होम्योपैथिक प्रिंसिपल टोटलिटी करके जो सिमिलिमम आएगा वो हम दे ही देंगे, वो निकल ही आएगा आपका। पर जहां हमारी चूक होती है वो है नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग कमी छोड़ जाते हैं। तो क्या करना है, पहली बात, रोजाना जिंदगी में कुछ चीजों पे पेशेंट की ध्यान को केंद्रित करना है। छोटी छोटी बातें पर इसका असर मोटे मोटे असर है। पहली डिबेट जो आता है वो आता है कि पेशेंट को संडास जाना है, लैट्रिन जा रहा है। अब उनमें क्या करना है, हमारी आप जानते ही है कि भारतीय परंपराओं में क्या होता है, ज्यादातर जो इंडियन टॉयलेट्स है वहां जाके पेशेंट को सीधा नीचे स्क्वैटिंग करके बैठना पड़ता है। तो हम लोग हमेशा पेशेंट को एडवाइस करेंगे, आप जमीन पे ना बैठिए, आप वो स्क्वैट करके एकदम घुटना मोड़ के कमर नीचे करके ना बैठ के, अब इंडियन टॉयलेट ना यूज करके वेस्टर्न या कॉमोड, या नहीं तो अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, घर में जगह नहीं है, तो अब स्पेशलाइज्ड चेयर आते हैं जिसमें गड्ढा बना हुआ था, उसका इस्तेमाल कीजिए। अब सवाल आता है कि ये झाड़ू पोछा किए जाए, कैसे करे झाड़ू पोछा, घर के काम करना तो है, आपके पास घर के औरतें आएंगे। अब सब लोग देखेंगे औरतों को भी ये दिक्कत है, मर्दों को भी, हम को भी होता है। तो घर का काम अब करना तो है ही, पर किया जाए कैसे, अब सॉल्यूशन लाना है। ऐसा नहीं घर की झाड़ू पोछा, कमर में दर्द हो जो भी हो, घर को तो सफाई से रखना है। तो सीधी बात है, पेशेंट को झुकना मना है। तो आजकल बाजार में लंबी डंडिया वाली झाड़ू पोछा है, उसका इस्तेमाल करने को कहिए। स्टूल्स अवेलेबल है, अगर आपको थोड़ा कपड़े वपड़े धोने हैं, स्टूल लीजिए, बैठिए, फिर आप कपड़े धोइए, आपकी बर्तन धोइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस पर आपको झुकना नहीं है, आपको वजन उठाना नहीं है। बाल्टी उठा लिए, गैस सिलेंडर उठा लिया, आपका जब आप सही थे वो वक्त गया। अब सीधा झुक के, कमर झुका के ये सब चीजें नहीं करना। सीधा कमर सीधा करके क्या करना, अगर आप घर में है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो कमर से मत झुकिए, पैर सीधा सीधा रखिए, कमर सीधा, धीरे धीरे हल्का सा घुटने को मोड़िए, पेट को अंदर कीजिए, घुटने को थोड़ा मोड़ के, थोड़ा बैठ के, इसको धीरे धीरे से आपको उठाना है। इस और इसमें के लिए कभी भी ऐसे कमर से झुक के जैसे हम नॉर्मल उठाते हैं इस तरीके से ना उठाइए। अब देखेंगे रोज मर्तबा आप लोगों के पास अगर मर्द आ रहे हैं, आपकी सारे लोग तो चार पहिया लेके घूमते नहीं है, ज्यादातर लोग जो आते हैं वो दो पहियों वाले। अब दिक्कत ये है कि हमारे भारत की जो सड़कें हैं वो तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, और जगह जगह पे आप
इतना बढ़िया सड़कें हैं कि आपकी जगह जगह पे आपकी गड्ढे ज्यादा, सड़कें कम होती हुई दिख रही है इकोनॉमिकली, है ना। तो इतने गड्ढों से अगर बचा बचा के और ये बाइक लेके चलना मुश्किल है। तो सीधी बात है, दो पहिया चलाना पेशेंट को बंद करना होगा। स्पेसिफिकली जब वो एक्यूट दर्द हो, जब वो एक्यूट फेज हो, दर्द ज्यादा हो, ये बंद रहे। अगर बहुत ही दिक्कत, अगर बहुत ही मजबूरी है कि दो पहिया टू व्हीलर लेके जाना है, बाइक या स्कूटी लेके जाना है, तो पीछे आप अकेले चलाइए, पीछे किसी को बैठा के आप धड़ाम से भाग गए, ये नहीं करना है। आराम आराम से अकेले अकेले जाइए, थोड़ा बचा के, थोड़ा संभाल के जाना है। जब आपको अगर पास आपके पास अगर साधन है, कोई ऑप्शन है, तो टू व्हीलर नहीं चलाना है। और गाड़ी में जब चार पहिया ले जा रहे हैं, तो पीछे अभी आप लोगों के पास लंबर सपोर्ट के तकिए मिलते हैं, तकिया तकिया ले लीजिए। तकिया नहीं मिल रहा है तो आपके पास जो टॉवल है उसको ही मोड़ के पीछे सपोर्ट के लिए लगा लीजिए, टेक लगा लीजिए। पहले की जमाने की तरह जो आता है कि कमर में कुछ हुआ तो आप एकदम महीने भर आप लेट गए, रेस्ट लेते रहे, ये सब पुराना हो गया। अब क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट बेड रेस्ट जो है वो आपके लिए पहली 2-3 दिन तक चलेगा। उसके बाद धीरे धीरे आराम आराम से मूवमेंट शुरू करने के लिए कहिए पेशेंट को। ऐसा नहीं है कि कमर में आपकी दर्द है तो आप दिन भर लेटे रहेंगे, आपको एकदम 15-20 दिन, महीने भर आपको लेटे रहना नहीं। 2-4 दिन आप चुपचाप आराम से, 2-3 दिन, 4 दिन पर एक्यूट फेज घट जाए, धीरे 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 मूवमेंट शुरू कीजिए। और इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आराम आराम से करना है। जैसे कि हमने बताया कि चीजें उठाने आराम आराम से, जैसे झुकना नहीं है। पूरी बहुत यहाँ पे झाड़ू पोछा घर के ही काम जैसे मॉडिफाई करवाए वो करना है। और उत्साहित होकर रेस्ट लेना नहीं है, मतलब बाइक लेके हम निकल गए, ये नहीं करना है। और सोने के लिए ऐसे पहले जो रस्सी की जो चारपाई होता है, रस्सियां बांध वाले, वो सब नहीं लेना है। सुन के खुशी हो के एकदम ऐसे गद्दा भी ना लीजिए जिसपे आप लेट गए और पूरा धंसते चले गए। एक सही से एक फर्म कट कॉटन मैट्रेस या सख्त सी गद्दा लेके आपको सोना है। ऐसा नहीं कि जिसपे आप लेटे तो एकदम धंसते चले जाए, वो आपको नहीं लेना है। ऐसा लेना है जो आपकी वेट को सपोर्ट कर पाए, थोड़ी फर्म रहे। इस तरीके की चीजें लेना है आपको सोने के लिए। अब आते हैं कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन की शिकायत क्या किया जाए। कमर में लंबर बेल्ट की पहने कि नहीं पहने, मसाज करे कि ना करे, कब करना है, क्या करना है। मैनेजमेंट में तो पहले तो हम लोग बताए कि आपको ये करना है, दो पहिया नहीं चलाना है, आपको एग्जर्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा बालदी भारी वजन उठाना, हम सब कह देते हैं। अब हम सोचने में आ जाते हैं कि ठंडा लगा या गर्म शिकायत करें। याद रखिएगा कि शुरुआती आपको 40 to 72 आवर्स में, स्पेशली जहां पे आपकी चोट या एक्यूट ट्रॉमा हो, कोई एक्यूट इन्फ्लेमेशन हो, ठंडी सिकाई कीजिए। और जहां पे क्रॉनिक हो जाए, ये चीजें क्रॉनिक पेन हो, मसल स्टिफनेस आ जाए, वहां के लिए गर्म सिकाई। क्योंकि यहाँ पे अब हम लोगों को जो मस्कुलर स्पैज्म है, यहाँ पे थोड़ी ब्लड फ्लो को इंप्रूव करना है, इसके लिए थोड़ी मॉइस्ट हीट हम लोग प्रेफर करेंगे। जो हॉट बैग वगैरह लगाते हैं वो प्रेफर करेंगे। अब बारी आ रही है कि लंबर बेल्ट कब दे, कमर में हैवी दे कैसे इस्तेमाल किया जाए। याद रखिएगा, जब भी पेशेंट कहीं बाहर निकले, कोई ट्रैवल करना हो, भारी काम कर रहा है, तभी इसको पहनना है। ऐसा नहीं कि इसको लगाए रहे तो पूरे 24 घंटे लगा के रखने, जब बैठे हैं, जब सो रहे हैं, तब इसको नहीं लगाना है। अगर आप 24 घंटे इसको लगाए रखेंगे तो
इसमें आपको फायदे की जगह नुकसान होने वाले हैं। ज्यादा डिपेंडेंसी आएगी तो आपकी जो पैरास्पाइनल मसल्स है, जो मसल्स आपकी रीढ़ की हड्डी को जो सपोर्ट दे रहा था, वो आपके लिए क्या होगा, वो उसको नहीं मिलेगा काम। और काम ना करते करते काम चोरी की आदत, यानी उसमें वीकनेसेस आना शुरू हो जाएगी। एक बार देखे होंगे, अगर आप किसी को काम करने का आदत एक बार छूट जाए, फिर उसको आप कहेंगे काम करने के लिए, तो इसको लग जाएगी काम चोरी की लत। तो क्या करना है, जब भी आप भारी काम करें, जब आपकी सपोर्ट की जरूरत हो, जब ट्रैवल कर रहा हो, तब आपको ये लंबर बेल्ट देना है, क्योंकि वहां पे आपको माइक्रो ट्रॉमर्स रोकने हैं। तभी आपको लंबर बेल्ट देना है। अब आता है कि मसाज, थोड़े मालिश की बारी। अब तो बच्चा बच्चा जानता है, कमर में दर्द हुआ तो या तो आयोडेक्स आयोडेक्स की मालिश या मूव की मालिश नहीं, और पहले था गरम तेल की मालिश। अब कहाँ मालिश करे और कहाँ नहीं, ऐसा नहीं कि कमर में दर्द मतलब मालिश कर दो। अगर ये कमर की दर्द आपकी मसल पेन की वजह से हो, मस्कुलर पेन, मसल फैटिग, मसल स्पैज्म की वजह से, तो मालिश करवाइए। पर अगर ये आपकी डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हो रहा हो, या वहां पे आपकी इंफेक्शन या एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जैसी दिक्कतें आ रही हो, अगर इंफेक्शन की वजह से हो कोई, तब आप मालिश करेंगे और पेशेंट का हाल बदतर से बदतर होता जाएगा। या पेशेंट को हो गया कंप्रेशन कंप्रेशन फ्रैक्चर, आप करवाने गए मालिश, आप सोचेंगे हम कुछ बढ़िया कर रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, और मालिश करते करते पेशेंट की हालत खराब हो जाएगी। तो याद रखिए, अगर ये मसल मसल पेन है, मसल फैटिग है, मसल स्पैज्म है, मालिश करवाना है। अगर यहाँ जाके डिस्क प्रोलैप्स जैसे चीजें हैं, तो इनको मालिश नहीं करवाना है। एक्सरसाइज कब करें और कैसे करें, ये लगभग हम सब लोग जानते हैं कि एक्सरसाइजेस तो करना ही है। अगर आप पीपीटी देख रहे हैं, दोनों तरफ बहुत सी पोजेस दिए गए हैं। बेसिकली आपको दो तीन चीजें आप याद रखिएगा। ये एक्सरसाइजेस तभी करना है जब आपका वो एक्यूट वाला फेज सबसाइड हो गया। एक्यूट वाला फेज, तेज दर्द का एक्यूट फेज चला गया। ऐसा नहीं है कि अब दर्द के ऊपर भी जाके एक्सरसाइज करना है, बहुत इंस्पायर होकर हम एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो दर्द बढ़ जाएगा। इसमें करना तीन चीजें हैं, तीन मेन डिविजन्स है। पहली बात है एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन कब कब काम करते हैं, एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस आपको बढ़िया काम करेगा जब डिस्क प्रोलैप्स जैसे चीजें हो, उस टाइम पे करेगा आपको ये एक्सटेंशन की जरूरत है। फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस आपको सबसे बढ़िया है जब ये स्पाइनल स्टेनोसिस या स्पॉन्डाइलोलिसिस जैसे दिक्कतें हो, उस टाइम पे काम आता है फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस। तीसरी बात, तरह की एक्सरसाइज है जो आपकी कोर पार्ट को स्ट्रेंथन करे। कोर पार्ट मतलब आपकी सीने, आपकी फ्रंट वाली पेट को स्ट्रेंथन करे, या बैक को। याद रखिएगा कि एक वीक एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, एब्डोमिनल मसल स्ट्रेंथ, यानी वीक बैक। एक डिक्टम है कि अगर आपकी कोर स्ट्रेंथ, आपकी कोर स्ट्रेंथ में वीकनेस हो, तो ये आपकी कमर में भी आपकी वीकनेस लाता है। तो इसके वजह से क्या किए जाते हैं, प्लैंक्स, ब्रिजेस, इस तरीके की जो एक्सरसाइज है, यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ प्लैंक्स वगैरह की आप फोटो देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह की एक्सरसाइजेस कोर स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस जो कहा जाता है, वो इनके लिए भी सही रहते हैं। पर हर वक्त याद रखिए, जो भी करे आराम आराम से। ऐसा नहीं कि आपको दर्द हो रहा है पर करना है तो करते गए लग, और अपने आप को और तरफ पुश करते गए। ये कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, आपको फिटनेस की जरूरत है। आप आराम आराम से जितना आपसे हो पाए आप उतना एक्सरसाइजेस कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए भी दर्द हो रहा है तो भी आप करेंगे, ज्यादा दर्द हो रहा है दीजिए। और बेस्ट एंड सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, कुछ नहीं कर पा रहे,
चलने को तो कह दीजिए पेशेंट को, फिर ऊपर के बाद जगह छोड़ के थोड़ी बहुत हाथ पैर फैलाए, थोड़ा चल ले, थोड़ी कोर स्ट्रेंथ भी तो इससे इंप्रूव हो जाएगा, तो इससे भी कुछ ना कुछ काम हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि पेशेंट को ऐसी कोई हालत नहीं हो जिसकी वजह से पेशेंट को आप रेस्ट की एडवाइस दे रहे हो। तो याद रखिएगा, अगर डिस्कुलाप जैसे दिक्कतें हैं तो आप एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस करेंगे, अगर यहाँ पे स्टेनोसिस या स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस जैसे हो तो फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, और साथ में इफ पॉसिबल आप कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना है। अब आते हैं कि ये तो गया नॉन मेडिसिनल, अब आते हैं कि होम्योपैथिकली, इसको हमने छोटे 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 ग्रुप में डिवाइड किया है। तो पहले आते हैं, फर्स्ट ग्रुप में आते हैं कि मोस्ट कॉमनली हम लोग क्या देखते हैं, जहां पे इंजुरी, ट्रॉमा, मैकेनिकल स्ट्रेन से, अगर मान लीजिए कोई ब्लंट ट्रॉमा की वजह से, ओवर एक्सर्शन से वजह से हो, और पेशेंट को जो दर्द हो रहा है वो सोर लिम्ब ब्रूस टाइप की दर्द हो, इतना तेज दर्द हो कि आपके हाथ लगाने से भी पेशेंट चौंक जाए, सोचिए आर्निका के बारे में सोचिए। अगर आपको लग रहा है कि दिक्कतें इनकी हड्डी और पेरियोस्टियम तक है, और कमर के बल सोने में दिक्कत हो रही है, आप रूटा के बारे में सोच सकते हैं। अगर यही चीजें माइक्रो ट्रॉमा की वजह से हो, जहां पे अब आर्निका रूटा जैसे रेमेडी फेल कर गए, वहां आप सोचेंगे बेलिस्पर के बारे में। और अगर आपकी दिक्कतें यहाँ पे हो कि न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें हो, जहां पे कॉक्सिस में आपकी जो यहाँ पे लग रहा है कि नार्व इंजरी हो, कमर के बल गिर गए, और फिर आपके न्यूरोलॉजिकल शूटिंग पेन हो रहा है, तब हम लोग सोच सकते हैं हाइपेरिकम के बारे में। या कभी कभी देखा जाता है कि एनेस्थीसिया के बाद या कोई सर्जरी के बाद भी, तो भी वहां पे हम हाइपेरिकम के बारे में सोचेंगे। अगर चीजें आपके भारी वजन उठाने गए या कुछ गए, कोई स्ट्रेन स्ट्रेन इसके वजह से हो रहा है, जहां पे थोड़ी गर्माहट से आराम मिल रहा हो, थोड़ी बहुत प्रेशर से आराम मिल रहा हो, थोड़ी बहुत चलने वलने से आराम मिलो, रेस्टलेस हो पेशेंट, आप रास्ते के बारे में सोच सकते हैं। वहीं पर अगर ये दर्द आपकी थोड़ा सायटिका की तरफ जाए, सायटिक नर्व जा होके नीचे जा रहे, क्रैम्पी पेन, स्टीफनेस हो, जिसपे आप गर्माहट से थोड़ा आराम हो, तब हम लोग सोच सकते हैं कोलोसिंथ या मैनफॉस के बारे में। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये साइटिका लेफ्ट साइडेड हो तो हम लोग सोचते हैं कोलोसिंथ के बारे में, राइट साइडेड हो तो हम लोग सोच सकते हैं मैगफॉस के बारे में। अगर यही नमनेस के साथ साथ, साइटिका के साथ साथ नमनेस हो, और दर्द कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, कभी नर्वनेस और पेन ऑल्टरनेट किए जा रहे हैं, और किसी एकदम बैठ जाने में, रेस्ट करने में आराम मिल रहा हो, तो हम नेफाइलम के बारे में भी सोच सकते हैं। वही अगर यही दर्द आपको चलने फिरने से थोड़ा आराम मिल रहा हो, पोजीशन चेंजेस करने में आराम मिल रहा हो, और खड़ा रहने में सबसे ज्यादा दिक्कतें हो, वहां पे हम वैलेरियाना के बारे में भी सोच सकते हैं। एक पिक्यूलियरली आप देखेंगे, अभी हम लोगों ने जो बताया कि चलने फिरने में आराम हो रहा हो, थोड़ा चेंजेबल हो, पेशेंट को क्या होता है, एक सेंसेशन रहता है कि अब जब पेशेंट चलता है ना, तो लगता है कि एकदम पैर हल्के हो गए। जैसे कि शुरुआत में बैठे थे, जो पैर में क्या हो रहा था कि दर्द की वजह से ना, साइटिका के वजह से लग रहा था कि पैर एकदम भारी भारी, थोड़ा चलने के बाद कह रहे कि डॉक्टर साहब हम थोड़ा चल लिए, जब चलने लग गए ना तो पैर थोड़ा हल्का हो जाते हैं, कभी इस तरफ हो रहा है कभी वो वाले पैर में हो रहा है। आप वैलेडियाना के बारे में भी सोच सकते हैं इन सब केसेस में। अब आते हैं हम लोग जहां पे मेनली लेमनेस, स्टिफनेस, न्यूरोस्थेनिक पेन है, जहां पे आपकी अगर ये थोड़ी बहुत हल्का हल्का जेंटल मोशन से आराम मिल रहा हो, और ये पेन आपको लग रहा है कि न्यूरोलॉजिकल पेन हो, और जो पैर है वो सीधे वो नहीं रख रहा है, बार बार वो पैर हिला रहे, थोड़ा बहुत जैसे हड़बड़ाहट हो पैर में, फिजिटी फीट हो, आप कैलीफॉस के बारे में सोच सकते हो। और अगर यही पे जाके आपके कमर में काफी तेज तरार दर्द हो, कमर दर्द के साथ साथ वीकनेस हो, और बहुत खूब पसीना आ रहा है,
कैली कार्ड के बारे में भी सोच सकते हैं। और जहां पे ये कमर की दर्द हल्की सी भी मूवमेंट से भी ये दिक्कतें ज्यादा हो रही है, और ये एकदम चुपचाप सोए रहने से या थोड़ी प्रेशर से आराम मिल रहा हो, इसके साथ साथ दर्द की नीचे थोड़ा स्टिचिंग पेन मिल रहा हो, आप राइनिया के बारे में भी सोच सकते हैं। अगर यही पेशेंट जो बहुत दिन से लाइफ लीड करता हो, इरिटेबल हो, ऐसी पेशेंट को लग रहा है कि मस्कुलर पेन है, उसके साथ साथ पेन है, नमनेस है, और रात रात में क्या हो रहा है, रात रात में पेशेंट उठ के बैठ जा रहा है, बीच रात में सुबह के 3-4 बजे जाके दर्द के मारे पेशेंट उठ के बैठ जा रहे हैं। आप नक्स भूमिका के बारे में भी सोच सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने नक्स भूमिका को जो गैस्ट्रिक के लिए जाना है, याद रखिए नक्स भूमिका जो है उसका रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल जो नर्व्स है, स्पाइनल नर्व पे उसका काम है, बहुत बढ़िया काम है। इनफैक्ट कहा जाता है कि नक्स भूमिका जो गैस्ट्रिक इफेक्ट जो लाते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्टिंग थ्रू दिस वेगस नर्व एंड द स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स को इफेक्ट करके ही ये गैस्ट्रिक इफेक्ट लाता है। तो ये इसमें कमर दर्द, मसल स्पैज्म, इसमें भी नक्स भूमिका का बहुत बढ़िया काम। अगर यहीं पे हम लोग देखा जाए कि इसी के साथ साथ जो पेशेंट है, इसको क्या हो रहा है कि वहां पे तेज तरार प्रेशर से आराम मिल रहा हो, और इसके साथ साथ यूट्राइन कंप्लेन हो या ऐसा कुछ हो, और झुकने से दिक्कत हो, आप सीपिया के बारे में भी सोच सकते हैं। सीपिया को थोड़ा बहुत इंजेक्शन से भी आराम मिलता है। अगर जैसे कि अभी हम लोग बोले कि थोड़े यूट्राइन कंप्लेन थोड़े एजेड महिलाओं के लिए, अगर इसके साथ साथ ओवेरियन कंप्लेन में भी हो, और उसके साथ साथ अगर आपकी कमर दर्द हो, जैसे कि मेनली कमर मसल्स में हो, जहां पे मसल स्टीफनेस, पैरास्पाइनल मसल्स और अदर मसल्स स्टीफनेस यहाँ पे हो, आप सेंसिटिव या एक्टिव के बारे में भी सोच सकते हैं। यहीं पे अगर कमर दर्द का कारण अगर आप लग रहा है कि सेक्सुअल एक्सेस की वजह से हो, और जहां बैठे रहने में दिक्कत हो और चलने फिरने से थोड़ा बहुत आराम हो, यहाँ पे आप कोबल्टम के बारे में भी सोच सकते हैं। जहां पे ये बैक एकदम सीधे किसी सख्त सरफेस पे सोए रहने से आराम मिल रहा है, और हिस्ट्री में कहीं पे आपकी अपने इमोशंस को दबा लेने की हिस्ट्री हो, आप नेचर म्यूट के बारे में भी सोच सकते हैं। और जहां पे यही चीजें आपकी डैम्प वेदर की वजह से हो, डैम्पनेस से दिक्कतें हो, हम लोग नेट्रम सेल्फ के बारे में सोचेंगे। अगर कहीं पे जाके वैक्सीनेशन की हिस्ट्री हो, और लग रहा हो कि कमर वमर ऐसा हो कि कमर टूट ही जाएगा, इस केस में हम लोग पूजा के बारे में सोचेंगे। और अगर पेशेंट की रेडिएशन एक्सपोजर के बारे में हो, हिस्ट्री रहा हो, एकदम गर्म पानी से नहाने से आराम मिल रहा हो, और पेशेंट को इसी दर्द के साथ साथ पेशेंट रेस्टलेस है, चुपचाप बैठ नहीं पा रहा है, हर टाइम मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ साथ काफी तेज तरार दर्द हो, तो वहां हम रेडियम ब्रोम सोच सकते हैं। रेडियम ब्रोम को कभी कभी कहा जाता है ब्राइनिया का दर्द विथ रेस्टॉक्स की मोडेलिटीज, वहां पे हम रेडियम ब्रोमेटम के बारे में भी सोच सकते हैं। यहाँ पे एज अ कॉजेशन कभी कभी हम लोगों को कांस्टेंट एक्सपोजर टू रेडिएशन भी मिल सकता है, रिपीटेड एक्सपोजर टू रेडिएशन भी मिल सकता है। रेडियम ब्रोम में ज्यादातर क्या होता है, थोड़ी एडवांस और डिफॉर्मिटीज देखने को मिल जाते हैं। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया ग्रुप में। इसमें ज्यादातर कैलकेरिया जो कार्ब है, ये आपकी जैसे कि पहले ही बताया गया नेचर में वगैरह की तरह ये भी थोड़े कॉन्स्टिट्यूशनल तौर पे ही देते हैं, जहां पे एग्जर्शन के वजह से दिक्कतें ज्यादा हो, कोल्ड डैम्प वेदर में इनकी दिक्कतें ज्यादा हो, इसके साथ साथ कमर में वीकनेस बताते हैं। यहाँ पे कैलकेरिया कार्ब सोच सकते हैं हम लोग। और अगर पेशेंट टॉल स्लेंडर हो, इसके साथ साथ एक स्टिफनेस हो, जो ठंडी हवा के झोंके से बच रहा हो, उसमें हम कैलकेरिया फॉस के बारे में सोचेंगे। और यही जाके अगर ये कमर दर्द जो आता है,
इसके साथ साथ जो स्टीफनेस, ऑस्टियोफाइटिक चेंजेस, क्रॉनिक स्पॉन्डाइलोसिस, स्पॉन्डाइलाइटिस और स्पॉन्डाइलोसिस हो, उसके साथ साथ चलने में, धीरे धीरे चलने में आराम हो, कंटिन्यूड मोशन से आराम हो, पर जब चलना शुरू करे तो तेज तरार दर्द हो, पर चलते चलते पेशेंट को थोड़ा दर्द कम हो जाए और गर्माहट से आराम, तो हम कैल्केरिया फ्लोर के बारे में भी सोचेंगे। और भी बहुत सी रेमेडीज है, तो हम लोग एक के बाद एक बोलने जाएंगे तो पूरा रात चला जाएगा, खत्म नहीं होगा। पर याद रखिए, इन ज्यादातर केसेस में, एक्यूट में तो फिर भी आप ये एक दो लाइन से काम चल जाएगा, तो ज्यादातर केसेस में आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट ही देना है, टोटलिटी करके। जो आपको इंडिविजुअल मेडिसिन आ रहा हो, भले ही उसमें इतना बेहतरीन और से कमर की दिक्कतें ना हो या हो, वही आपके लिए सही दवा रहेगा। आपकी पोजीशन, प्रेजेंट कंप्लेन को ध्यान में रखते हुए टोटलिटी कीजिए, थोड़ा टेस्टिंग लीजिए और उसमें इंडिविजुअलाइज मेडिसिन आपको देना है। ये तो हो गया, पर अब मानिए कि इतनी देर हो गए, पर अब जाते जाते हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जल्दी जल्दी में कि अब पेशेंट आया, इतना सोचने का वक्त नहीं है। तुरंत डिसीजन ट्री में हमें क्या सोचना है, क्या करना है। पहली सोच हमें ये लाना है, क्या ये, या पेशेंट आके जो सीधे सीधे पहली बात मुंह पे पूछता है, क्या ये डॉक्टर साहब सही हो सकता है? अगर मैकेनिकल कॉज से है, थोड़ी बहुत हल्का शुरुआती है, मैनेजेबल, सही हो सकता है। अगर ये इंफ्लेमेटरी हो या क्रॉनिक हो, मैनेज तो कर सकते हैं, क्यूरेबल बहुत मुश्किल है। कितनी देर ट्रीटमेंट की जरूरत है डॉक्टर साहब? तो याद रखिए, क्रॉनिक केसेस को महीनों लग सकते हैं, इवन ऐसा भी केस है जिनको आपको सालों लग सकते हैं कि आपकी दर्द को धीरे धीरे सही हो जाए। तो ये थोड़ा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बताइएगा। ऐसा नहीं कि आप आए एक खुराक लेंगे सही होता है, ऐसा नहीं कि आप दो खुराक दिए क्रॉनिक स्पॉन्डाइलोसिस सही हो गया, होता है, मिरेकल्स होता है, पर वो 100 में से एक आधी होता है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखिए और ये याद रखिए, अगर अचानक दर्द बढ़ जाए, पेशेंट को कहिए आप 24 से 48 घंटा पूरा आराम कीजिए, कमर में थोड़ा ठंडी सिकाई कीजिए और अर्निका, रस्टॉक्स ऐसी दवाई के बारे में सोचिए और उनको एक्टिव रिव्यू करते रहिए, क्या ये देने के बाद एक घट रहा है कि नहीं। दूसरी तरफ हम लोग देखेंगे सायटी जो आज मान लीजिए कमर दर्द के साथ साथ एकदम लथपथ जुड़ी हुई हो, वो है सायटी। तो पहली बार आपको ये देखना है, क्या ये असल में सायटिका है या बस मसल पेन है। मसल स्टिफनेस पीठ में, आपकी कमर में मसल स्टिफनेस नहीं है, आपके पैर में भी हो सकता है, आपकी थाई रीजन में भी मसल स्टिफनेस आ सकता है। क्या ये सायटिका का पेन है, सायटिक न्यूरोलॉजिकल पेन है, या आपकी मसल पेन है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है सायटिका का पेन है, तो सामना झुकना बिल्कुल मना, और लंबर सपोर्ट, लंबर बेल्ट सपोर्ट, इनको इस्तेमाल करना है। याद रखिए, ये जब ट्रैवल कर रहा हो, जब काम कर रहे हो, भारी वजन उठा रहे हो, या ऐसा कुछ हो जहां पे इनकी कमर पे थोड़े ट्रॉमा, माइक्रो ट्रॉमा, सडन मूवमेंट्स होगा, तभी बताइएगा लंबर बेल्ट पहनने के लिए। 24 घंटा नहीं पहनना है। 24 घंटा पहनेंगे तो इनकी पेरास्पाइनल मसल को थोड़ी आलस की लत लग जाएगी, तो आप गए मसल को सपोर्ट देने, मसल अपना काम करना ही छोड़ दिए, वो सपोर्ट देना ही सर मसल आपका छोड़ दिए। टाइम एंड होने वाला है सर। ठीक है हो सर, गया आई विल बी रैपिंग अप इन 2 मिनट्स। सर, 1 मिनट ही है लास्ट। ठीक है, चलिए 1 मिनट में रैप कर देते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोगों ने थोड़ा रेकनर बनाए थे। इसमें क्या हो है कि अगर एक्यूट मसल स्ट्रेन है तो आप आर्निका रूटा रेस्टॉक्स के बारे में सोचिए, उसके साथ साथ कोल्ड पैक, कोई मसाज नहीं करना है। अगर आपके पास आपको डिस्क प्रोलैप्स की बात हो, तो आप ब्राइनिया कोलोसिन हाइपेरिकम के बारे में सोचिए, सामने झुकना मना कर दीजिए। अगर आपकी कमर
में कॉक्सीडायनिया हो, जैसे कि अभी कॉक्सिस में चोट लगी हो या गिरने की हिस्ट्री हो, आप सोचिए हाइपेरिकम आर्निका बेलिस्पार के बारे में सोचिए, और थोड़ी बहुत सपोर्ट के लिए सोचिए, जैसे थोड़ी तकिया वकिया लेके उनको बैठने के लिए कहिएगा, हार्ड सरफेस नहीं लेना है। और सर अगर टाइम आप, ओवर हो गया। ठीक है 30 सेकेंड्स, यस सर, अगर हो गया 65, टाइम सर। ठीक है, थैंक यू आई बी सो मच रैपिंग सर, अप। आपका बहुत बहुत ही ओके, अच्छा सेशन था आज आपका। ओके, बैकएक का बहुत ही थैंक अच्छा यू। था और आपने प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल टिप्स दिए। थैंक यू सो मच सर। मैं हैंड ओके, ओवर करना चाहूंगा लेसन के लिए डॉक्टर दिनेश सर को, इंग्लिश सेशन के लिए। ओके, Sir, we can have the second part as per your convenience later so that this session we can extend. जी Okay, सर। sir. Thank you, Dr. Subhashish Mukherjee and welcome sir, it was a pleasure. So I Nishan. think our time is over. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Now the English session is about to begin, sir. okay sir. Thank So, okay, bye.